आज 22 फरवरी 2026 है, रविवार का दिन। मैं अभिषेक हूँ, बनारस की धरती से आपको नमस्कार करता हूँ। आज ये हफ्ता बीत रहा है, लेकिन ये हमें कई दिलचस्प कहानियाँ देकर जा रहा है। 20 फरवरी को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ्स को रद्द कर दिया। ये ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है। जनवरी 2025 में राष्ट्रपति बनने के बाद से ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर एक तरफा टैरिफ्स लगाए थे। ये टैरिफ 10 से लेकर 150% तक का था। भारत पर पहले 26, फिर 25, फिर 50 और फिर अंत में 18% टैरिफ लगाया गया था। ट्रंप ने टैरिफ के 3 फायदे गिनाए थे। नंबर 1, हमारे खजाने में यानी अमेरिका के खजाने में एक्स्ट्रा पैसा आएगा। नंबर 2, टैरिफ से बचने के लिए कंपनियां अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाएंगी। इससे हमारे यहाँ के लोगों को नौकरियां मिलेंगी। नंबर 3, दूसरे देशों से बराबरी के आधार पर ट्रेड हो सकेगा। लेकिन ये फैसला लगातार बैकफायर कर रहा था। हुआ ये कि ट्रंप ने सभी देशों को एक तराजू में तोल दिया। उन्होंने सहयोगी देशों और विरोधी देशों में कोई फर्क नहीं किया। इसके चलते कई देशों के साथ संबंध भी खराब हुए। कुछ ने डील जरूर की, लेकिन ये डील्स खुशी खुशी नहीं बल्कि दबाव में हुई थी। दूसरी चीज ये हुई कि घर के अंदर विरोध शुरू हो गया। दरअसल टैरिफ एक तरह का टैक्स है। इसका पैसा इंपोर्ट करने वाली कंपनियां चुकाती हैं। अंत में इसका भार कस्टमर पर पड़ता है। अमेरिका ने जिन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाए थे उसका पैसा अमेरिका के लोग दे रहे थे। अमेरिका में इससे महंगाई बढ़ रही थी। रिपोर्ट्स हैं कि ट्रंप सरकार अब तक $130 बिलियन टैरिफ में वसूल चुकी है पिछले 1 साल में। इसके खिलाफ अमेरिका के कई राज्य और कंपनियां सुप्रीम कोर्ट चले गए। उन्होंने तर्क दिया कि प्रेसिडेंट ने जिन इमरजेंसी पावर्स के थ्रू टैरिफ्स लगाए हैं उनमें टैरिफ शब्द का जिक्र ही नहीं है। उनका दूसरा तर्क ये था कि राष्ट्रपति को ट्रेड डील्स और टैरिफ रूल्स के मामले में मनमानी करने का अधिकार नहीं है। टैरिफ और टैक्स पर कानून बनाने का अधिकार कांग्रेस यानी संसद के पास है। इमरजेंसी पावर्स के नाम पर उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इन तर्कों से सहमति जताई और कहा कि ऐसे विषयों पर संसद को दरकिनार करना उचित नहीं है। संसद पूरे देश के लोगों को रिप्रेजेंट करती है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। एक जज हैं नील गोरसुक, उन्होंने ट्रंप के टैरिफ्स के खिलाफ फैसला सुनाया। उन्होंने अपने फैसले में लिखा है, वो वायरल हो रहा है, आपको भी पढ़ना चाहिए। आप डिटेल में जाकर यूएस सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। हम आपको मेन पॉइंट्स बता देते हैं। उन्होंने लिखा, जो लोग टैरिफ को बेहद जरूरी मानते हैं उनके लिए आज का फैसला निराशाजनक हो सकता है। मैं उन्हें केवल इतना कह सकता हूं, किसी वजह से ही बड़े मामलों में विचार विमर्श कर फैसला लेने का अधिकार कांग्रेस को दिया गया है। कानून बनाने का प्रोसेस बेशक कठिन और लंबा हो सकता है। जब कोई गंभीर समस्या सामने आती है तब कांग्रेस को दरकिनार करने का प्रलोभन भी रहता है, लेकिन संसद की स्थापना के पीछे इसका विचार विमर्श करने का स्वभाव ही था। इसके कारण ही राष्ट्र किसी एक गुट या व्यक्ति पर आश्रित नहीं रहता, बल्कि हमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की सामूहिक बुद्धिमत्ता का लाभ मिलता है। वहाँ हुई बहसें हमें जल्दबाजी से बचाती हैं और मतभेदों से नया रास्ता निकलता है, क्योंकि किसी कानून को बने रहने के लिए व्यापक पूरे देश में समर्थन की जरूरत होती है। लोग उसको मानेंगे तभी वो कानून रहेगा। वे सामान्यतः स्थायी होते हैं, लेकिन अगर वे हर दिन बदलते रहें तो आम लोग इसमें ढल नहीं पाते। विधायी प्रक्रिया यानी संसद में होने वाले विचार विमर्श कानून में हर किसी की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। कुछ लोगों को इनका महत्व पता है, दूसरों को ये इतना सीधा नहीं लग सकता है। लेकिन समय बदलेगा और वो दिन भी आएगा जब कि आज के परिणाम से निराश लोग भी विधायी प्रक्रिया को आज़ादी के मजबूत स्तंभ के तौर पर स्वीकार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के अंतर से ट्रंप के एक तरफा टैरिफ्स को अवैध घोषित कर दिया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में कुल 9 जज होते हैं। उन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। उनकी नियुक्ति उम्र भर के लिए होती है। इस समय सुप्रीम कोर्ट में 6 रिपब्लिकन अपॉइंटेड और 3 डेमोक्रेट अपॉइंटेड जज हैं। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से ही हैं, फिर भी मेजॉरिटी रूलिंग उनके खिलाफ थी। इससे पता चलता है कि ट्रंप कितने लेवल्स पर गलत थे। कोर्ट की रूलिंग के तुरंत बाद ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जैसा उनका कैरेक्टर रहा है वैसा ही उन्होंने बर्ताव किया। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के जजों को बेवकूफ़ कहा और ये भी बोले कि वो इस फैसले से शर्मिंदा हैं। हालांकि उन्होंने पीछे हटने से मना कर दिया। ट्रंप ने कहा कि उनके पास और भी रास्ते हैं और वो टैरिफ लगाने का विचार नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने सेक्शन
122 के बेसिस पर सभी देशों से आने वाले सामानों पर 10% टैरिफ अलग से लगा दिया है। ये कानून सेक्शन 122 जो है वो राष्ट्रपति को 150 दिनों के लिए 15% तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है। ट्रंप और भी विकल्प देख रहे हैं। कुछ ऐसे कानून भी हैं जो नेशनल सिक्योरिटी, इमरजेंसी और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के आधार पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का अधिकार देते हैं। ट्रंप उन्हें भी अप्लाई कर सकते हैं और जिस तरह की उनकी बेइज्जती हुई है यूएस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, वो इसको ज़रूर अप्लाई करेंगे। ट्रंप इसलिए भी टैरिफ इम्पोज करना चाहते हैं दोबारा क्योंकि कंपनियां और कंज्यूमर्स उनसे रिफंड मांग रहे हैं। उनका कहना है कि जितना पैसा आपने टैरिफ में वसूला है वो हमको उसके अनुपात में वापस करिए। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में रिफंड पर कुछ भी नहीं कहा है, उन्होंने फैसला लोअर कोर्ट्स पर टाल दिया है, इसलिए ट्रंप नया टैरिफ लगाकर रिफंड देने से बचना चाहते हैं और कम से कम इतना तो चाहते ही हैं कि ये मामला लंबे समय तक खिंचता रहे। इस डिसीजन का भारत पर क्या असर होगा? अभी तक भारत के लिए कोई बड़ी राहत नहीं दिख रही है। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारत के मामले में कुछ भी नहीं बदलेगा। इस समय भारत के प्रोडक्ट्स पर 18% टैरिफ है, जो फरवरी की शुरुआत में फैक्ट शीट आई थी उससे पता चला, जबकि अधिकतर अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 0 हो गया है। बाद में व्हाइट हाउस ने स्टेटमेंट जारी किया और उसमें कहा कि जिन देशों ने हमारे साथ डील कर ली है उन पर 10% ग्लोबल टैरिफ रहेगा। यानी अभी बहुत कुछ क्लियर होना बाकी है। अगले महीने इंडिया यूएस ट्रेड डील पर फाइनल दस्तखत होने की संभावना है। भारत की तरफ से नेगोशिएटर्स अमेरिका पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से उनको नेगोशिएशन में लिवरेज मिल सकता है, लेकिन ये सब डील फाइनल होने के बाद ही पता चलेगा। खैर, यूएस सुप्रीम कोर्ट का जो अभी का फैसला है वो 1971 के पेंटागन पेपर्स वाले केस की याद दिलाता है। डेनियल एल्सबर्ग इकोनॉमिस्ट और मिलिट्री एनालिस्ट थे, बाद में विसल ब्लोअर बन गए। 1969 में उनको वियतनाम वॉर से जुड़े कुछ कॉन्फिडेंशियल पेपर्स मिले थे। उन्हें पता चला कि सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। सरकार को पहले से पता था कि वियतनाम में लड़ाई जीतना मुश्किल है, फिर भी वो वहाँ सैनिक, हथियार और पैसे भेजते रहे। ये एक तरह का गुमराह करना था और एल्सबर्ग ने इन पेपर्स को वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरे अखबारों को भेज दिया और इन अखबारों ने इन पेपर्स को पब्लिश करना शुरू कर दिया। इसने सरकार की पोल खोल दी। उसने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर उनको रोकने की कोशिश की। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के अंतर से, जो अभी अंतर दिखा है अभी वाले फैसले में, उसी अंतर से अखबारों के पक्ष में फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें पब्लिश करने का पूरा अधिकार है। एक जज थे ह्यूगो ब्लैक, उन्होंने अपने फैसले में एक कमाल की लाइन लिखी थी। वो लाइन थी कि द प्रेस वॉज टू सर्व द गवर्न्ड नॉट द गवर्नर्स, यानी प्रेस शासितों यानी जनता के लिए है, शासकों यानी सरकार के लिए नहीं। इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने वैसा ही जिगरा दिखा, वैसी ही ठसक दिखाई है। टैरिफ पर उनका फैसला चेक एंड बैलेंस के सिस्टम को मजबूत करने वाला है। आने वाले दिनों में, आने वाले समय में इसकी मिसालें दी जाएंगी। इस हफ्ते एक और देश में कानून ने अपना काम बखूबी किया। ब्रिटेन में पुलिस राजा के भाई को उठाकर ले गई। 19 फरवरी को एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर को अरेस्ट किया गया उनके घर से और 11 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। एंड्रयू जो हैं वो ब्रिटेन के मौजूदा राजा चार्ल्स III के सगे भाई हैं। उनकी मां एलिजाबेथ II 2022 तक ब्रिटेन की महारानी थी। खुद एंड्रयू राजा बनने की कतार में 8वें नंबर के व्यक्ति हैं, लेकिन उस रोज उनका कोई इंट्रोडक्शन काम नहीं आया। पुलिस ने उनको उठाया, 11 घंटे तक लॉकअप में बिठाकर पूछताछ की और फिर उसके बाद छोड़ा और ये भी कहा कि आपकी ज़रूरत आगे भी पड़ सकती है, आपको दोबारा भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना थी। पूरे 379 बरस के बाद शाही परिवार के किसी सीनियर मेंबर को अरेस्ट किया गया था। इससे पहले 1647 में तत्कालीन राजा चार्ल्स I को अरेस्ट किया गया था, वो भी राजद्रोह के आरोप में। उन्हें बाद में मौत की सजा मिली थी। एंड्रयू का मामला थोड़ा अलग है। उनको एप्स्टीन कनेक्शन के चलते पकड़ा गया है। जेफरी एप्स्टीन, उसकी गर्लफ्रेंड गिजलिन मैक्सवेल और एंड्रयू अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वे एक दूसरे के घर में अय्याशी करते थे। आरोप ये भी हैं कि एंड्रयू ने उसी दौरान एप्स्टीन के प्लेन में नाबालिग लड़कियों का रेप किया। कुछ मामले उनके घर के भी हैं। इसके चलते उनका प्रिंस टाइटल छीन लिया गया था और उन्हें शाही महल से भी निकाला गया था। पुलिस ने उन्हें दूसरे केस में पकड़ा है। कनेक्शन एप्स्टीन वाला ही है। 2001 से 2011 के बीच एंड्रयू ब्रिटिश सरकार के व्यापारिक दूत थे।
कहा जा रहा है कि उन्होंने सरकार के ट्रेड सीक्रेट्स एप्स्टीन से शेयर किए थे। उन्होंने कई कॉन्फिडेंशियल फाइलें भी उस तक पहुंचाई थी। इस मामले में जांच शुरू हो गई है, आगे उनकी और भी फाइलें खुलेंगी। अगर आरोप साबित हुए सीक्रेट पेपर्स वाले, तो एंड्रयू को पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ सकती है। लेकिन एप्स्टीन केस का नाला इस केस से कहीं ज्यादा गंदा है। इसकी सरांध पूरी दुनिया में फैली है। इसको साफ करने के लिए बहुत सारे किले ध्वस्त करने होंगे, कई सफेद पोशों को सलाखों के पीछे ले जाना होगा। आने वाले दिनों में इसका असर बाकी दुनिया में भी दिखेगा। एंड्रयू से इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब आपको हम क्रिकेट के मैदान की तरफ ले चलते हैं। इस हफ्ते एक शानदार चैप्टर का दुखद लेकिन सुंदर अंत हुआ। बहुत कम मौके होते हैं जब इस तरह की मिक्स्ड भावना उमड़ती है। 19 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान का मुकाबला कनाडा से था। अफगानिस्तान ने इस मैच को एक तरफा जीता, फिर भी उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर जाना पड़ा। इसी के साथ उनके हेड कोच जोनाथन ट्रॉट का सफ़र भी पूरा हो गया। ट्रॉट 2022 से अफगानिस्तान की टीम को संभाल रहे थे। उनके रहते टीम ने 2023 के 50-50 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंग्लैंड जैसी टीमों को हराया। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में टीम सेमीफाइनल तक पहुंची। पाकिस्तान, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के खिलाफ बायलैटरल सीरीज उन्होंने जीती। इसी वर्ल्ड कप में वे साउथ अफ्रीका को दूसरे सुपर ओवर तक ले गए। आखिरी गेंद पर छक्का अगर लग जाता तो कहानी कुछ और हो सकती थी। खैर, ये सब तो डेटा बनकर रह जाएगा, लेकिन ट्रॉट की उपलब्धि इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। उन्होंने एक ऐसा शाहकार रचा है जिसे कोई भी टीम हल्के में नहीं ले सकती। उनके सामने नौजवानों की एक नई पौध खड़ी हुई। उन्हें तराशने और संवारने में ट्रॉट ने जितनी मेहनत की, उसका नतीजा सबके सामने है। अफगानिस्तान के ये खिलाड़ी जब मैदान पर उतरते हैं, उनमें कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है। जिस परिवेश और माहौल से ये नौजवान निकल कर आते हैं, वो जानने समझने के बाद उनके प्रति इज्जत और बढ़ जाती है। अफगानिस्तान 1979 से 2021 तक लगातार जंग में रहा। जंग के बाद भी हालात नॉर्मल नहीं हुए। अभी एक ऐसी सरकार काम कर रही है जिसको किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है। अफगानिस्तान के अंदर एक ढंग का क्रिकेट ग्राउंड तक नहीं है। इंटरनेशनल खिलाड़ियों को देश से बाहर प्रैक्टिस करनी होती है। अब तो उन्हें रिसोर्सेज मिलने लगे हैं। आईसीसी उनको उनकी कमाई का शेयर देने लगी है। प्लेयर्स आईपीएल और दूसरी लीग्स में खेलकर ठीक ठाक पैसा भी कमा लेते हैं। लेकिन उनके क्रिकेट की शुरुआत रेफ्यूजी कैंप्स में हुई थी, वो भी पाकिस्तान के रेफ्यूजी कैंप्स में। वे पत्थर के डंबल से एक्सरसाइज करते थे। फटे चिटे गद्दों को लगाकर फील्डिंग की प्रैक्टिस होती थी। जब तक ट्रॉट सीन में आए, चीज़ें काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी। फिर भी उनमें जीतने का हौसला नहीं आया था। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में वे बस खेलने के लिए खेलते थे। ऐसे वक्त में ट्रॉट को कोचिंग की जिम्मेदारी मिली थी। ये मौका भी उनके पास एक्सीडेंटली आया था। दरअसल अफगानिस्तान ने हेड कोच के लिए ग्राहम थोर्प को चुना था। थोर्प इंग्लैंड के महानतम क्रिकेटरों में गिने जाते हैं, लेकिन किसी वजह से वो जा नहीं पाए। तब ट्रॉट से पूछा गया, उन्होंने हाँ कर दिया और फिर इतिहास बनता गया। ट्रॉट ने हमेशा अपने टीम और खिलाड़ियों को खुद से ऊपर रखा। उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। जब वो अफगानिस्तान की तरफ से आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने पूरे समय खिलाड़ियों की बात की। कई बार उनकी आंखों में आंसू भी आए, लेकिन किसी तरह उन्होंने खुद को संभाला। ऐसा तभी होता है जब आप किसी चीज़ में डूब जाते हैं और उससे बिछड़ने का ख्याल भी आपको परेशान करता है। ट्रॉट के लिए अफगानिस्तान की टीम पहली मोहब्बत बन गई थी। ट्रॉट चाहते तो कुछ और वक्त के लिए कोच रह सकते थे, लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिद थी कि वो अफगानिस्तान में ज़्यादा वक्त गुजारे, जबकि ट्रॉट का जोर यूएई को बेस बनाने पर था। अभी अफगानिस्तान की टीम का जो बेस है वो यूएई है। इसको लेकर विवाद भी हुआ था। जोनाथन ट्रॉट जब खेलते थे तब इंग्लैंड के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में गिने जाते थे। टेस्ट में 44 और वनडे में 51 से ऊपर का औसत था उनका। लेकिन 2013 में एशेज के बीच उनकी एंजाइटी और डिप्रेशन की समस्या बढ़ गई। वो बीच सीरीज में टीम से अलग हो गए। बाद में उन्होंने बताया कि उनको ऐसा लगता था कि कार लेकर नदी में कूद जाएं या किसी पेड़ से भिड़ा दें। उस वक्त उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शरीर ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था। 16 महीने के बाद उस ब्रेक के बाद ट्रॉट ने वापसी की कोशिश की, लेकिन उनका दिल नहीं लगा। उन्होंने क्रिकेट खेलने से फिर संन्यास ले लिया। फिर 2022 में उनको अफगानिस्तान टीम की कोचिंग मिली। ये रोल उनके लिए किसी संजीवनी बूटी जैसा साबित हुआ।
ट्रॉट ने प्लेइंग करियर का अधूरापन कोचिंग में पूरा किया। उनके गढ़े हुए लड़के आज किसी भी टीम को हराने का मादा रखते हैं, कम से कम अंतिम गेंद तक जीतने का दम तो जरूर रखते हैं। इंटरनेशनल ट्रॉफियां उनसे दूर जरूर हैं, लेकिन उनके अंदर उन ट्रॉफियों को पाने की लालसा बनी हुई है, बरकरार है। ये जोनाथन ट्रॉट का अल्टीमेट हासिल है। अब जब वो टीम को छोड़कर जा रहे हैं, उनको देखकर गैरी कर्स्टन की याद आती है। कर्स्टन की कोचिंग में टीम इंडिया ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद उन्होंने कई और टीमों के साथ काम किया, लेकिन कोई भी रोल 2011 को बीट नहीं कर पाया। वो उनका पीक मोमेंट था, उनके करियर का पीक मोमेंट, कोचिंग करियर का। ट्रॉट भी अपने आगे चलकर अपने करियर में और भी टीमों के साथ काम करेंगे। हो सकता है कि वो उन टीमों के साथ आईसीसी टूर्नामेंट्स जीत लें, लेकिन अफगानिस्तान उनके करियर का पीक मोमेंट रहेगा हमेशा। अब कुछ रिकमेंडेशंस पर बात कर लेते हैं। एक डॉक्यूमेंट्री है आउट ऑफ द एसेज, 2010 में आई थी। ये अफगानिस्तान टीम की जो क्रिकेट टीम है उनकी जर्नी पर बेस्ड है। आपको 2009 तक की, 2010 की शुरुआत तक की आपको उसमें कहानी मिलेगी और काफ़ी मज़ेदार है और इमोशनल भी है। जेफरी एप्स्टीन पर एक डॉक्यू सीरीज है, जेफरी एप्स्टीन फिल्दी रिच। ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। पेंटागन पेपर्स पर हमने अभी वीडियो में बात की। उस पर एक बढ़िया फिल्म बनी है द पोस्ट, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको अच्छे इंटरव्यूज पसंद हैं तो आपके लिए एक मास्टर क्लास है। टकर कार्लसन जो यूएस के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसराइल में अमेरिका के राजदूत माइक हक्काबी का इंटरव्यू लिया है। ये यूट्यूब पर उपलब्ध है। आपको इसराइल अमेरिका रिलेशंस के बारे में बहुत कुछ जानने समझने को मिलेगा और बहुत सारी जो धारणाएं हैं हमारी, जो हम अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग सोर्सेज से, फिल्मों से, डॉक्यूमेंट्रीज से, अखबारों से, रिसर्च पेपर्स से, किताबों से उनको पढ़कर, देखकर, सुनकर बनाते हैं, वो धारणाएं भी टूटेंगी और कुछ नया आपको अपनी तरफ से अपने नए विचारों को नया करने का मौका मिलेगा। इन दिनों मैं अफ्रीका के नेताओं पर कुछ किताबें पढ़ रहा हूँ। मौका मिलेगा तो उस पर भी बात करेंगे। बाकी किस्से कहानियों का सिलसिला क्यूरिस्तान पर चलता ही रहेगा। आप इन दिनों क्या पढ़, सुन और देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताइए। आप मेल भी कर सकते हैं, हमारा पता है curistan@gmail.com। क्यूरिस्तान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुक्रिया।